याज्ञनिक जी ने जो प्रश्न सदन के सामने रखा है वह एक चेतावनी है और ये चेतावनी हम सब के लिए है, सारे विश्व के लिए है। और जब कोई खतरा आने वाला होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि उस खतरे से बार बार आगाह किया जाए। मैं समझता हूँ जो बातें उन्होंने कही है वो कोई नई बात नहीं है, हम सब अवगत हैं और जो भी थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते हैं, जागरूक हैं, वो सब इन समस्याओं से जग जाहिर है वो सब कुछ। लेकिन फिर भी बार बार इसकी चर्चा करना उचित ही है, क्योंकि यदि कोई सुधार की संभावना हो और यदि हम एक दूसरे के विचार को प्रभावित करके उसको सुधार की दिशा में ले जा सकते हो तो इसका स्वागत है, क्योंकि ये सबके फायदे के लिए है। लेकिन उनकी बातों से कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कहना चाह रही है कि ये समस्या बड़ी है और ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस भावना से ऊपर उठ करके यदि कोई सुझाव हो तो वहाँ हम स्पेसिफिक सुझाव दें, क्योंकि उनके जो सरकार कर रही है उस पर मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा। लेकिन उसके पहले याद करें उन दिनों को जब लॉकडाउन हुआ था। एक दिन अचानक मैंने देखा कि हमारे घर के पिछवाड़े में जो पेड़ है उसमें सैकड़ों तितलियां, अचानक सफ़ेद रंग की तितलियां दिखने लग गई। दूसरे दिन और तितलियां दिखने लग गई और कुछ ऐसा महसूस हुआ, और कई मित्रों ने भी ये बात साझा की कि दिल्ली का आसमान भी बिल्कुल नीला हो गया था। तो प्रकृति हमको चेतावनी भी देती है, हमें परेशान भी करती है और हमें समाधान भी दिखाती है। तो वो समाधान उन्होंने दिखाया प्रकृति ने कि या तो सुधर जाओ और नहीं तो ये परमानेंट लॉकडाउन होने वाला है, चाहे अपनी मर्जी से करोगे या मजबूरन करना होगा तुम्हें। लेकिन यदि नीला आसमान देखना चाहते हो तो गानों में नहीं मिलेगा, उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। और ये एक अनुभव था, एक अच्छा अनुभव था लॉकडाउन का। अदरवाइज तो मानवीय जीवन के लिए बहुत कष्टप्रद अनुभव था, लेकिन ये एक अच्छा अनुभव था, इसका एक अच्छा पहलू था। महोदय, उन दिनों कहीं कहीं पे अचानक गौरैया जो कभी दिखती नहीं थी वो दिखने लग गई थी। तो ये तो तय हो गया कि ये जो प्रदूषण है इसके कारण प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ होता है उसका इकोलॉजिकल बहुत सारे प्रभाव होते हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव होता ही है। जब पेड़ पक्षियों पे हो सकता है तो मनुष्य पे तो होना स्वाभाविक है। महोदय, अभी पिछले दिनों पद्मश्री जो अवार्ड हुए तो उसमें तुलसी गौड़ा जी को अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तुलसी गौड़ा जी की उपलब्धि थी कि उन्होंने एक साधारण गांव की महिला होने के बावजूद अपने जीवन में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए। ये एक पहचान कि जो हर छोटे से छोटे जगह पे भी रह करके प्रकृति को ताकत देने का काम कर रहे हैं, उनकी समाज में पहचान होना, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। शायद वो किसी कमेटी से अधिक पावरफुल मैसेज है कि भाई ऐसे लोगों का भी सम्मान मिलना, और ये भी हमारी समाज की आवश्यकता है जिसे हम पूरा कर रहे हैं। आज प्रदूषण की समस्या कभी होती थी तो गरीबों के लिए होती थी जो कल कारखाने के आसपास रहते थे। महंगे घरों में रहने वालों के लिए ये समस्या नहीं होती थी। लेकिन अभी हमारे साथियों ने बताया कि दिल्ली की क्या हालत है, और दिल्ली की जो हालत ख़राब है उसमें चाहे वो भले कितनों ही एयर कंडीशनर लगा लें या एयर प्योरीफायर लगा लें, उनको अगर प्रदूषण है तो उससे जूझना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। और जब ये समस्या हर घर की, हर परिवार की, हर व्यक्ति की, हर पशु पक्षी की हो गई है, हर ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है, तब ये समस्या पे बार बार चर्चा होना स्वाभाविक है और पूरे विश्व में ये चर्चा होना स्वाभाविक है। महोदय, जो राष्ट्र और संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखती है वह थोड़े से प्रयास से ही पर्यावरण और पारिस्थितिक की संतुलन प्राप्त कर सकता है। जियो और जीने दो के 2 मंत्र के सूक्ष्म विस्तार से पशु पक्षी, नदी नाला, जंगल पहाड़
सभी की सम्यक रक्षा हम कर सकते हैं। महोदय, ये तथ्य है कि जब से जैसे सभ्यता का विकास होगा वैसे वैसे पोल्यूशन को तो आप रोक नहीं सकते, पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन ट्रिक ये है कि उस पोल्यूशन को आप नियंत्रण में कैसे करते हैं, उस पोल्यूशन को आप प्रबंधन कैसे करते हैं। ये एक चुनौती है मनुष्य के सामने, और उसमें इस चुनौती में हमारा व्यवहार, हमारी समझ और हमारा ज्ञान और तकनीकी, ये सारी चीज़ मिल करके इस चुनौती से हमें ऊपर उठाएंगे। महोदय, सभ्यताई विकास के क्रम में हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि यदि आज हमने अपने अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में ढिलाई बरती और इसको असली जामा नहीं पहनाया इसके प्रबंधन को, तो हम पर्यावरण को दूरगामी नुकसान पहुंचाएंगे। महोदय, प्लास्टिक जैसी चीज़ जिसको हम रोक नहीं सकते, ये एक पता नहीं, मैं कल्पना भी करता हूं तो हमने अपने खुद के जीवन में देखा है प्लास्टिक का उदय होते हुए, और उसके पहले दुनिया कैसे चलती थी आज हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको याद है कि जब हम किसी किराने की दुकान में जाते थे तो कागज़ के ठोंगे में हमको सामान दी जाती थी और ज़्यादा कदा वो फट भी जाता था, लेकिन फिर भी हम उससे खुश थे कि हम सामान लेके आ रहे हैं। आज कोई सोचता भी नहीं है कि कागज़ के ठोंगे में कोई सामान देगा और कोई लेगा। हम जब कोई वस्तु का क्रय करते हैं, या तो हमें प्लास्टिक का थैला मिलता है या फिर 20-25 रुपए के एक कपड़े का थैला मिलता है। उस कपड़े के थैले के पीछे जो कितना इकोलॉजिकल प्रभाव पड़ा हो उस कपड़े को और कपास को उपजाने से लेकर के कल कारखाने तक, उसको हम देखते नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो वहाँ है। और जो कागज़ के ठोंगे की जिसकी बात कर रहा हूँ, वो एक तरह से रिसाइकिल था, वो परंपरा ही खत्म हो गई और वो सोच भी खत्म हो गई, लेकिन इस सोच को हमें वापस लाना पड़ेगा। महोदय, जल, जंगल, जमीन, जानवर, आजीविका और जीवन का क्रम तभी सुचारू रूप से चलेगा जब ये पर्यावरण के साथ तालमेल में चलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो विषमता आएंगी, और वो विषमताएं बहुत तरह की और अनेक बड़ी विषमताओं को लाएंगी, जिसका समाधान भी शायद हम ढूंढ नहीं पाएंगे और हम पछताएंगे। आवश्यकता है कि प्रत्येक मानव गतिविधि के पीछे पर्यावरण और समाज पर प्रभाव की कल्पना के चिंतन की कार्य संस्कृति को विकसित किया जाए। महोदय, बचपन से जो हमने सीखा है, कुछ संस्कार पाए हैं, वो संस्कार प्रकृति के नज़दीक हमें लाता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें दूर होती जा रही है। यदि हम हिंदुओं के पूजा पाठ की रीति रिवाज को भी समझें और कुछ बिलीफ सिस्टम को हम ध्यान से देखें, मैं अन्य धर्मों में भी होगा उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन तो देखें, हम नेचर के बहुत नज़दीक थे। हमें बचपन से सिखाया गया कि नदी की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, पेड़ में धागे बांध करके हमारी महिलाएं बहनें अपने सुहाग की रक्षा की भीख मांगती हैं। ये सब मात्र सिंबॉलिक नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम का, एक आस्था का प्रश्न है, और वो आस्था कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जोड़ता था। अब शहरों में जब कुछ त्यौहार इस तरह के आते हैं, जब बड़ वृक्ष की खुदाई होती है, तो महिलाओं के सामने एक समस्या होती है। उनका मन कहता है, उनकी आस्था कहती है कि बड़ वृक्ष में तुम धागा लपेटो, लेकिन बड़ वृक्ष आए कहाँ से? तो महोदय, अब बड़ की डालियां बाजार में मिलती है और उन्हीं डालियों से काम चलाना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक प्रयत्न होता है कि हम बड़ वृक्ष के साथ में अपने आप को जोड़ के रखें, ऐसा प्रयत्न होता है। लेकिन उससे आगे जब हम सामाजिक पहलू में जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने हमें एक रास्ता दिखाया था, और कोई नया रास्ता नहीं है या कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक अलग तरीके से करने की उनकी जो प्रवृत्ति है और एक ये मैं गुण है, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा, सदन को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने शपथ ली थी और उसके पहले बाद में हर समय वो बार बार सफाई पे जोर देते रहे, स्वच्छता पे जोर देते रहे। और महोदय, मुझे ब्रिक्स के एक सम्मेलन में जाने का मौका मिला, जब मैंने वहाँ पे बताया कि हमने 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं इस देश में और ODF के माध्यम से, तो सब लोग थोड़े भौचक थे। उन्होंने पूछा कितने समय में, हमने कहा 5 साल में। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो
महोदय, ये स्वच्छता की तरफ एक ठोस कार्यक्रम करने का एक है कि मैं घर से शुरुआत करूं, अपनी दैनिक जीवन जब शुरू करता हूं वहां से मैं एक स्वच्छता के रूप से चालू करूं, जिससे कि मेरे जीवन का एक अंश बन जाए और वो सोच भी उसके अंदर में आ जाए। महोदय, यदि हम भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को अपनी कार्य प्रणाली में समावेश किया है। स्वच्छता से शुरू हुआ भारतीय अभियान नदियों को सुचारू रखने, उसमें निर्मलता को वापस लाने और वनों को पुनर्जीवित करने, मानव प्रयोगों से प्रभावित प्रत्येक प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस और पर्यावरणीय मूल्यांकन पर बल दे रहा है। महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूं, आप भी उस राज्य से आते हो, उसके पड़ोसी राज्य से आते हो, और हम दोनों के पास में विरासत में हमें बहुत अच्छी इकोलॉजिकल सिस्टम मिला है हमें। और जनजातीय लोग उस कठिन परिस्थिति में भी जंगल को अपने जीवन का आधार बना करके और अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी ज़रूरत को कम से कम करके उन्होंने सदियों तक अपना जीवन बिताया है और एक दुनिया के सामने एक आदर्श महसूस प्रस्तुत किया है। महोदय, कहीं पे बात हो रही थी स्टील के कंजम्पशन की, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो 3-3.5 करोड़ लोग जो झारखंड में रहते हैं, उसमें कम से कम 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो जीवन में 10 किलो लोहा भी नहीं खरीदते, और वो उनकी आवश्यकता ही नहीं है। और जो आवश्यकता अगर है तो यदि कोई खुरपी पुरानी हो गई है तो उसको फिर से लोहार बना करके और दोबारा उपयोग में ला देता है। तो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट जो कम हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को मिला है। और पूरे देश के अगर भारतीयों की रिक्वायरमेंट कम हुई है, आवश्यकता कम हुई है, खपत कम हुई है, तो इसका मतलब हमने कुछ चीज़ों से अपने आप को वंचित किया है, लेकिन पूरे विश्व को हमने बहुत कुछ अनजाने में दे दिया है। और जिसकी यदि हम आज चर्चा करते हैं तो बहुत सारे डेवलप नेशन जो है परेशान हो जाते हैं कि ये मांग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत से वो अपने आदत से वो लाचार है और उस आदत में वेस्ट करना, व्यर्थ नाहक बर्बाद करना उनकी आदत का एक और जीवन का एक हिस्सा बन गया है। हमने अपशिष्ट प्रबंधन के नौचारी प्रयोगों से हमने प्रदूषण को जड़ में ही रोकने की कोशिश की है और यह प्रयास प्रभावी तरीके से जारी है। महोदय, यह मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा कि आई थिंक 2019 में गडकरी जी ने कहा था, अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी थी कि हमने गंगा को स्वच्छ किया है, तभी प्रियंका जी ने उसको पिया है। तो ये गंगा एक नदी ही मात्र नहीं है, और गंगा तो एक उदाहरण है नदियों का। सारे देश की नदियों को साफ सुथरा करने का जो प्रयत्न चला है और अपशिष्ट कम से कम जाए नदी में, इसके लिए पिछले कुछ सालों में 6-7 साल में विशेषकर जो प्रयास हुए हैं उसके परिणाम अब सामने दिख रहे हैं। प्रयास तो वैसे बहुत सारी सरकारों ने किया, लेकिन परिणाम जो आने चाहिए थे वो नहीं आए, और अब जब परिणाम आ रहे हैं तो उसको हम देख पा रहे हैं, मूल्यांकन कर पा रहे हैं। लेकिन ये इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं है, ये समाज ने जब हमें जिम्मेवारी दी है संतुलन बैठा के रखने की, तो चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इसमें हम दो मत हो ही नहीं सकते। ये हम सब की सामूहिक दायित्व है और इसमें हम सबको मिलकर ही काम करना है। महोदय, प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जो कभी कभी सदन में देखने को मिलता है, लोग बर्दाश्त करते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रदूषण तो है वो भी। रेडियो धर्मी प्रदूषण, महानगरीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जीवन और व्यक्ति के प्रत्येक आयाम को प्रभावित करता यह प्रदूषण हमें सामान्य रूप से जीने नहीं देता। जिस तरह से हम चाहें तो भी नहीं जीने देता है, सारी सुविधाओं होने के बाद भी जीने नहीं देता। प्रदूषण रहित जीवन भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए और हम सबको इसके लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। महोदय, बात हो रही थी मिट्टी के बारे में कि जब मिट्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो मिट्टी के ईंटें बन रहे थे, उसकी ऊपर की परत खराब हो रही
और साथ ही साथ हम प्रदूषण के द्वारा कोयला जला करके और राख भी पैदा कर रहे हैं। फ्लाई ऐश के जब, लेकिन इसी देश में करीब करीब अब ये स्थिति हो गई है, पिछले दिनों मैंने सदन में उल्लेख भी किया था कि फ्लाई ऐश की खपत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो कम पड़ रहे हैं और अब उसकी एक व्यावसायिक वैल्यू हो गई है, जो पहले एक समस्या हुआ करती थी। महोदय, ये एक तथ्य है कि करीब करीब 2/3 जो एमिशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वो फॉसिल फ्यूल कोयले जैसी चीज़ों को जलाने के कारण होता है। बाकी 1/3 में कंस्ट्रक्शन का गर्दा, सड़कों का गर्दा और बहुत सारे गर्दे होते हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिजली हमारी आवश्यकता है और बिजली हमारी आवश्यकता है, इस बिजली को हम जितना अधिक रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करें उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इस दिशा में मैं गर्व के साथ कहता हूँ, एक भारतीय होने के साथ मुझे गर्व है कि जो भी वायदा हमने विश्व को किया था, हम उसमें अपने लक्ष्य से आगे चल रहे हैं। अभी हमने कहा है कि 175 गीगावाट 2030-40 तक हम कर देंगे और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में बहुत बड़ी बात कही कि 2070 तक, जो किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, कि 2070 तक भारत नेट जीरो हो जाएगा कार्बन एमिशन के मामले में। और उसमें बहुत बड़ा रोल होगा ये फॉसिल फ्यूल की कमी के इसके कमी के कारण से। महोदय, कोल बेस्ड पावर प्लांट जिस पे हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं अभी, ये समझ के चलिए कि 2040-50 तक अपने पीक पे होंगे, उसके बाद में वो कम होते जाएंगे। आज हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी कोल आधारित है और बहुत करोड़ों लोग इस पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके सामने ये समस्या होने वाली है और उनके सामने समस्या होने वाली है कि ये जब कोयले की वैल्यू कम होगी, और दूसरी राज्यों को भी समस्या होने वाली है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, जो कि उम्मीद करते हैं कि 2030 तक इस देश में करीब करीब 20% व्हीकल इलेक्ट्रिक से चलेंगे और अधिकांश व्हीकल वही चलेंगे, तो जो पेट्रोल का जो रेवेन्यू का फॉल होगा वो राज्यों को और केंद्र को भी अफेक्ट करने वाला है। लेकिन उसके कारण जो दूसरे फायदे होंगे शायद उससे कहीं ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस पॉल्यूशन के कारण हम लोग करीब करीब 3.5 लाख करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। महोदय, याज्ञनिक जी ने जो विषय उठाया है वो अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या इस तरह की और एक कमेटी बना करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे उसके, ये सरकार इस क्षेत्र में युद्ध स्तर पे काम कर रही है, प्राथमिकता के आधार पे काम कर रही है और मैं उन्हें मैं तो आश्वस्त हूँ और मैं अपनी ओर से उन्हें भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो निश्चित रहें और सहयोग करें, सुझाव दें। और ये सरकार इस मामले को लेकर के सजग है, प्रधानमंत्री जी खुद इसमें रुचि ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हम विश्व के अग्रणी देशों में होंगे और लोएस्ट पॉसिबल एमिशन वाले देश होंगे। धन्यवाद।